हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपने आरआरबी एनटीपीसी रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं पॉलिटी की एक और नई क्लास, जो कि टॉपिक है हमारा भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, जो कि क्लास 6 है हमारा। इससे पहले वाली क्लासेस आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके इससे पहले वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय नागरिकता। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों को रेखांकित करने वाले कई अनुच्छेद हैं। तो ये जो सिटीजनशिप के आर्टिकल हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 विशेष रूप से नागरिकता पर चर्चा करते हैं और विस्तार से बताते हैं कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे खोया जा सकता है। 1955 के नागरिकता अधिनियम ने इन प्रावधानों को और विस्तृत किया और नागरिकता प्राप्ति के स्पष्ट दिशा निर्देश भी स्थापित किए हैं। तो 5 से 11 आप याद रखेंगे कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। आगे वही हम आर्टिकल देखने वाले हैं, आर्टिकल 5 से 11। तो ये जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 किससे रिलेटेड है? तो यह लिखा गया है, भारत में जन्मे लोगों के लिए नागरिकता होगी। तो आर्टिकल 5 कहता है कि जो भी भारत में लोग जन्म लेंगे उनके भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। इसी तरह है अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 हमारा क्या कहता है? इसमें लिखा है कि पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए नागरिकता होगी। तो ये 1955 के आसपास जो है नागरिकता अधिनियम आया था, तो उस समय ये चीज़ लागू थी। फिर है हमारा अगला आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 7 है। ये है कि 1950 से पहले पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए नागरिकता होगी। फिर है आर्टिकल 8। तो अनुच्छेद 8 ये क्या कहता है? ये बोलता है अन्य देशों से भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता दी जा सकेगी। फिर है आर्टिकल 9 हमारा। आर्टिकल 9 क्या कहता है? ये है उन लोगों के लिए नागरिकता जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो आर्टिकल 9 ये कहता है हमारा। और आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता की निरंतरता। तो नागरिकता की निरंतरता जो है आर्टिकल 10 में आएगी। और आर्टिकल 11 में क्या आएगा? आर्टिकल 11 में आएगा हमारा नागरिकता के लिए प्रावधान करने की संसद की शक्ति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 से लेके 11 तक आर्टिकल हैं और इसमें बताया गया है कि किस तरह से इनके बारे में नागरिकता दी जा सकेगी या फिर ये किस तरह से नागरिकता ले सकेंगे। तो आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 5 जो है हमारा वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत में जन्मे लोगों के लिए नागरिकता होगी। फिर आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए नागरिकता। फिर आर्टिकल 7 1950 से पहले पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए नागरिकता। फिर आर्टिकल 8 अन्य देशों में भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता होगी। आर्टिकल 9 उन लोगों के लिए नागरिकता जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। आर्टिकल 10 नागरिकता की निरंतरता होगी। और आर्टिकल 11 जो है वो नागरिकता के लिए प्रावधान करने की संसद की शक्ति। ये 5 से 11 तक आर्टिकल है, ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। हर बार एग्जाम्स में इन्हीं आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो कि आर्टिकल से पूछी जा सकती हैं। तो इसमें पहला है हमारा, आप जैसे देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, जो मैंने आपको बताया कि 5 से 11 तक हमारे आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल मौजूद हैं। तो इसमें भी लगभग वही लिखा है जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के नियमों का उल्लेख है। अनुच्छेद परिभाषित करते हैं कि कौन नागरिक हो सकता है और कौन नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है। और क्या शर्त है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर माना जाता है वो भारत का नागरिक होगा यदि संसद ऐसा कानून बनाती है। इसका अर्थ है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो नागरिकता के नियमों का उल्लेख करता है। ये अनुच्छेद परिभाषित करते हैं कि कौन नागरिक हो सकता है और नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या माना जाता है वो भारत का नागरिक होगा यदि संसद ऐसा कानून बनाती है। इसका अर्थ है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देख रहे हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विस्तृत प्रावधान करता है। इनमें जन्म, वंश पंजीकरण और देशीकरण जैसे विभिन्न तरीके शामिल हैं। इन अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकता निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाए। मतलब कोई भी आकर
अपने मन से नागरिकता न ले सके, हम उसे तौर तरीके से और अच्छे निष्पक्ष तरीके से सब कुछ जाँच करके उन्हें नागरिकता प्रदान करें। तो 1955 में ये कुछ तरीके थे जो कि आप नीचे देखेंगे कि ये इन तरीकों से आप भारत की नागरिकता ले सकते थे। जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हैं, नागरिकता के प्रकार लिखा हुआ है और उनका मापदंड क्या था और उनकी अवधि क्या थी कि कितने समय तक ये हो सकता है। तो पहला है जन्म से, तो इसमें लिखा है कम से कम एक भारतीय माता-पिता का साथ भारत में जन्मे। तो मतलब कि अगर आपका जन्म यहाँ इंडिया में हो रहा है, तो आप में से आपके जो माता-पिता हैं, उनमें से कोई एक यहीं का रहने वाला हो, मतलब कि इंडिया का ही हो। फिर दूसरा हो, जो आप देख रहे हैं वंश द्वारा, तो इसमें क्या होता है, भारत के बाहर भारतीय माता-पिता के यहाँ जन्मे। तो भारत के बाहर भारतीय माता-पिता के यहाँ जन्मे मतलब आपका जन्म अगर विदेश में हो रहा है, उस विदेश में भी कोई इंडिया का आपका मम्मी या फिर पापा होना चाहिए। तो जैसे आप मान लीजिए अमेरिका में जन्म लेते हैं, तो अमेरिका में आपका जो मम्मी है वो इंडियन होनी चाहिए या फिर जो पापा है वो इंडियन होने चाहिए। तो इस तरह से आपको भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसकी अवधि क्या है? इनकी कोई अवधि अवधि नहीं है कि इतने टाइम से हो, इतने टाइम के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनमें कोई अवधि नहीं है इन दोनों में। फिर है पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा क्या होता है? भारत में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। तो भारत में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति जैसे हम आम लोग हैं, जैसे यहाँ ही जन्मे हैं और माता-पिता भी हमारे यहीं के हैं, तो हम लोग सिंपली अपने जो है कागज़ी डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सारी चीज़ें बनवा सकते हैं। मतलब खुद को पंजीकरण करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं। तो ये पंजीकरण के द्वारा होता है। फिर है उसके बाद प्राकृतिकरण द्वारा। तो प्राकृतिकरण द्वारा मतलब इसका होता है कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक, तो जो भारत में विदेश से आए हैं और यहाँ ही लगभग जो आप देख रहे हैं कि 12 साल से अधिक जो है निवास कर चुके हैं। मतलब कि कोई न्यूयॉर्क से आया है और वो इंडिया में पिछले 12-13 साल से रह रहा है, तो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है कि हम यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं और हमें यहाँ की नागरिकता चाहिए। तो भारत जो है वो उन्हें पहले उस देश की नागरिकता छोड़ने को कहेगा। अगर वो छोड़ देते हैं उस देश की नागरिकता, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे एकल नागरिकता सिस्टम है, जैसे कि सिंगल सिटीज़नशिप है। मतलब आप 2 देश की नागरिकता लेके भारत में नहीं रह सकते। या तो आप उसी देश की नागरिकता लेके रहिए या फिर उस देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ले लीजिए, भारत का सिटीज़नशिप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता सिस्टम वाला जो है प्रणाली चलती है। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कि नागरिकता से सिटीज़नशिप से है और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। उम्मीद है इसके बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से भी कर लेंगे। आर्टिकल 5 से 11 आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा गया है, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में डैश साल रहा हो, प्राधिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो वो ऐसा कौन-सा ईयर है या फिर ऐसा कितने साल हैं कि वो प्राधिकरण के द्वारा भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है? तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है भारत में पिछले 12 साल से, तो ऑप्शन नंबर डी, पिछले 12 साल से वो रह रहा है, तो वो भारत की नागरिकता आराम से ले सकता है। तो जैसे नीचे आप देख पा रहे होंगे, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति सामान्यतः भारत में 12 साल रहा हो तथा नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता हो, वो प्राकृतिकरण के द्वारा भारत में नागरिकता जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन पर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये कब से कब तक था? तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मार्च 1947 को। तो 1 मार्च ऑप्शन नंबर 1, 1 मार्च 1947 को ऐसा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा था कि अनुच्छेद 7 के अनुसार क्या था कि भारत का मतलब कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 को भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर पाकिस्तान में राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया है, तो उसे भारत की नागरिकता जो है नहीं दी जा सकेगी और भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 7 यही कहता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 7 का पहला भाग उन लोगों की नागरिकता पर बात करता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए हैं, मतलब कि भारत से पाकिस्तान चले गए हैं। ये लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे।
भले ही वह अनुच्छेद 5 और 6 की सारी शर्तों को पूरा करते हों। अनुच्छेद 7 का दूसरा भाग उन लोगों की नागरिकता तय करता है जो 1 मार्च 2007 1947 के बाद भारत में पलायन करके आए हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 7 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उन लोगों की बात करता है। इसका एक पार्ट ये बताता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उन्हें हम भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। और दूसरा भाग कहता है कि जो 1 मार्च 1947 के बाद वहाँ से यहाँ आ गए हैं, तो उन्हें हम नागरिकता दे सकेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारतीय ना संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका राइट आंसर नागरिकता। तो भारत का जो संविधान है, उसका आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। तो जैसे आप देखेंगे कि भाग 1 जो है 1 से 4 तक है और ये संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र बताता है। तो ये आप याद रख लीजिए। इसी तरह भाग 2 ये 5 से 11 तक है और ये नागरिकता से संबंधित है। फिर है भाग 3 और ये है 12 से 35 जो कि संबंधित है किससे? हमारे मूल अधिकार से। फिर है भाग 4, तो भाग 4 है 36 से 51, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, डीपीएसपी के बारे में। फिर है भाग 4 क, जो कि 51 के क से रिलेटेड है और यह है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में। तो ये आप याद रख लीजिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का पार्ट ए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से आप इसे याद रख लीजिए कि भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में बताया गया है हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 जो है पूर्ण नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 जो है 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है और भाग 3 को ही हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, 12 से 35 को। फिर है भाग 4 जो कि 36 से 51 तक है, जिसे हम डीपीएसबी के नाम से जानते हैं, जो कि है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट्रिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं। फिर है भाग 4 क, जो कि 36 51 क तक है और ये मूल कर्तव्य है, मतलब मौलिक कर्तव्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारतीय संविधान का कौन-सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो इसमें आपसे आर्टिकल नहीं पूछा है, इसमें आपसे पूछा है कि ऐसा कौन-सा भारत का संविधान का ऐसा भाग है जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर भाग 2 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि भारत का संविधान भाग 2 जो है, वो भारत की नागरिकता से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता अधिकारों के संबंधित है। इसी के अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान का भी उल्लेख है। तो ये है हमारा भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रमुख भाग हैं, जैसे भाग 1 जो संबंधित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। भाग 2 जो है मैंने आपको बताया कि किससे संबंधित है, नागरिकता से। इसी तरह भाग 3 मौलिक अधिकार से है। भाग 4 जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से है। भाग 4 ए जो है मौलिक कर्तव्य से है। भाग 9 जो है वो पंचायत है। फिर भाग 9 ए में जो है नगर पालिका है। फिर 9 बी में है सहकारी समितियाँ। फिर है भाग जो है 15, फिर भाग 15 में निर्वाचन से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर भाग 20 आता है जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है। ये डायरेक्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग 1 आप याद रख लीजिए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। भाग 2 नागरिकता से है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। भाग 3 मौलिक अधिकार से है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। 4 ए जो है मौलिक कर्तव्य से है। भाग 9 जो है पंचायत से है। 9 का ए जो पार्ट है वो नगर पालिका से है। 9 का बी जो है सहकारी समितियों से है। भाग 15 निर्वाचन से है और भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके से बारे में उल्लेख करता है और किससे संबंधित है? तो ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन
किया गया है। तो जो कि मैंने आपको ऊपर ही पहले बता दिया था, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आते हैं, अभी तक का हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गँवाने संबंधी प्रावधान है? तो ये अधिनियम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, आरआरबी, एनटीपीसी में भी पूछे गए, ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, यहाँ तक कि जो भी 2025 में पेपर हुआ था, उसमें भी 2-4 शिफ्ट में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये नागरिकता अधिनियम जो है राइट आंसर कौन-सा होता है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि नागरिकता अधिनियम जो है वो कब हुआ था? 1955 में, 1955 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि नागरिकता पाने के वाले कौन से अधिनियम हैं जो उससे पाने और गँवाने से संबंधित है, मतलब किस तरह से नागरिकता पाई जा सकती है और कौन लोग हैं जिसको नागरिकता नहीं देना है। तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ था, उसके तहत ये चीज़ें की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अभी का लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो इसमें से कौन ऐसे है जो कि उसके द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? तो वो है संपत्ति अधिग्रहण। तो ज़्यादा संपत्ति रखकर या फिर आप संपत्ति देकर भारत में नागरिकता पाने की जो है शर्त लागू नहीं रख सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जो कि है जन्म, देशीकरण, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जबकि संपत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण करने का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो 5 तरीके से आप जो है नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। पहला जन्म से, देशीयकरण से, वंशानुगत तरीके से, पंजीकरण तरीके से और प्राकृतिक क्षेत्र समाविष्टि के नज़रिए से आप नागरिकता जो है प्रदान कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण से ये नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। मतलब कि ज़्यादा जिसके पास संपत्ति है या फिर पैसे देकर वो नागरिकता नहीं ले सकता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो और आज का हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा, जो कि सिटीजनशिप ऑफ इंडियन से रिलेटेड है, भारत की नागरिकता से रिलेटेड है। इससे बाहर जो है आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं जाएगा। इस टॉपिक को आप 2 से 3 बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए और इसमें जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं और जो इसके नीचे के डिटेल्स टॉपिक थे वो मैंने आपको बताए हैं, उसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा नागरिकता वाले टॉपिक से। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारी इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।